Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you are welcome back to my channel CommerceNet Express. My dear friends, 2 जनवरी को आपका HTET का पेपर कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश, जीके और CDP ऑलरेडी सोल्व करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। आज हम जो कॉमर्स का सेक्शन था उसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे और इसको कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या आंसर रहे। साथ में अपने जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनको भी सोल्व करते हुए चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 91, द सिस्टमेटिक सर्च फॉर द न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। आप अभी क्या कर रहे हो? सिस्टमेटिक सर्च कर रहे हो न्यू आइडियाज के लिए। प्रोडक्ट बनाना है कोई, उसके आइडिया के लिए उसके उस प्रोडक्ट के आइडिया के लिए भी सर्चिंग कर रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा? आइडिया स्क्रीनिंग, जनरेशन, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग या फिर प्रोडक्ट जनरेशन। तो प्रोडक्ट तो होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आइडिया ही देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट के आइडिया के लिए सबसे पहले जनरेट करेंगे आप, है ना। उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे, पहले अपने आइडियाज कलेक्ट करेंगे, कौन क्या आपके पास आइडियाज हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका सेकेंड। लड्डू क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a situation in which an economic gain by one country result an economic loss by another country कह सकते हो, यहाँ पे इकोनॉमी कह सकते हो। ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक कंट्री का गेन होता है और दूसरी का इकोनॉमिक लॉस होता है, किसकी वजह से होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऐसी सिचुएशन जिसमें इकोनॉमिक लॉस क्योंकि हो सकता है उनका जो ट्रेड चल रहा है, एक ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, एक दूसरा ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से एक तरह से मैथमेटिकल सिचुएशन जो आती है जिसके अंदर एक कंट्री अपना क्या करती है, जो जितना भी अपने रिकॉर्ड रखती है उसके अकॉर्डिंग उसको पता चलता है कि उनको दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, गेन हुआ है, तो उसको बोलते हैं जीरो सम गेम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 93, employees are free to join the union or not and those who decline need not pay dues। तो एम्प्लॉइज फ्री हैं ज्वाइन करने के लिए, जो लेबर यूनियन होता है उसको ज्वाइन करने के लिए, वो उनकी मर्जी है, वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर वो नहीं करते हैं तो जो एम्प्लॉयर है उनको क्या नहीं करेगा, फायर नहीं करेगा, और साथ में उनकी मर्जी है वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं यूनियन की फीस को सबमिट करने के लिए। तो ये कौन सा मेथड होता है? क्या ओपन मेथड है, ओपन शॉप है, नॉट एग्जेम्प्ट एम्प्लॉइज है, या लॉकडाउन है? तो ये सिचुएशन कौन सी आती है? ओपन शॉप है। आपकी मर्जी है, आप लेबर यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप फीस सबमिट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को फायर नहीं करेगा, निकालेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज। हम किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज पे। तो यहाँ पे मनुष्य, देखिए हिंदी से पता चल रहा है मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी को क्या कहते हैं? मनुष्य जाति का विज्ञान, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर सर्च कर रहे हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। ये भी लड्डू क्वेश्चन था। 95, firm whose future earnings are likely to withstand on economic downturn। एक ऐसी फर्म जिसकी फ्यूचर अर्निंग है, विथस्टैंड है इकोनॉमिक डाउनवर्ड के। अगर डाउन, एक ऐसी मीन्स, इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसी फर्म चाहे उसकी जो इकोनॉमी है जिसमें वो काम कर रहा है उसके अंदर डाउन टर्न आए या अप टर्न आए, उन दोनों सिचुएशन के अंदर उसकी फ्यूचर अर्निंग क्या है? स्टेबल है, तो उसको क्या कहेंगे? वो डिफेंसिव कंपनी होगी, डेफर्ड कंपनी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, डिफ्यूज्ड। मींस कहने का इससे पता चल रहा है कि ये क्या होगी? एक डिफेंसिव कंपनी होगी, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में उसके पास स्टेबल प्रॉफिट रहेगा। ओके, 96, अ ट्रेंड इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट विद टाइम। एक ऐसा मींस इसमें कह रहा है एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट के साथ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, वो भी कांस्टेंट रेट में। ये भी बहुत इजीली आप लोगों ने कर दिया होगा। तो क्या इसको कांस्टेंट बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लोग बोलते हैं, मार्जिन ट्रेंड बोलते हैं। तो ये क्या होता है? लीनियर होता है कि सेम रेशियो के अंदर वो क्या कर रहा है, ये लीनियर आएगी एकदम, मेरे से सही नहीं बना, एकदम लीनियर आएगी। ओके, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट रेशियो में अगर वो चेंज हो रहा है तो वो क्या होती है? आपकी लीनियर ट्रेंड माना जाता है। Okay, now the next question 97, an authorized and illegal strike that occurs during the term
टर्म्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में इलीगल स्ट्राइक हो जाती है, मींस कभी कभी ऐसे होता है एम्प्लॉइज जो यूनियन होती है, लेबर यूनियन, उसके अगेंस्ट जाके, अगेंस्ट भी नहीं जाते, मींस उनकी कंसेंट नहीं लेते और स्ट्राइक कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? विसल ब्लोइंग बोलेंगे, वाइल्ड कैट स्ट्राइक बोलेंगे, वेस्टिंग राइट्स बोल देंगे, पेन डाउन स्ट्राइक बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक, मींस बिना यूनियन, जो यूनियन है उसकी कंसेंट के बिना अगर इंप्लॉय स्ट्राइक करते हैं उसको वाइल्ड कैट स्ट्राइक बोलते हैं, जो इलीगल होता है। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो बहुत लड्डू क्वेश्चन था। आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज, एक ऐसी एबिलिटी जो आपने ले रखी है अपने एक्सपर्टाइज से, उस नॉलेज को क्या कहते हैं? डेफिनेटली उसके लिए आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, इसीलिए उनको क्या कहेंगे, मींस आप एक्सपर्ट है किसी काम में, तो वो क्या है, आपकी टेक्निकल स्किल है। जैसे इंजीनियरिंग स्किल्स जो होती है उसके लिए स्पेशली स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, आपका इंजीनियर सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 100, परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड द एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड अमंग द इंडिविजुअल इज नोन एज। एक ऐसी फेयरनेस, मतलब एक कंपनी है, फेयरनेस ले रखी है उसने, फेयरनेस बना के रखती है, पॉलिसी है उसकी कि जब एलोकेशन करते हैं आप रिवॉर्ड का इंडिविजुअल्स के अंदर, तो आप इक्वली करते हो, किसी के साथ भी क्या नहीं करते हो, पक्षपात नहीं करते हो। तो वो क्या कहेगा, जब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो क्या कहेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस माना जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 101, द नंबर ऑफ यूनिट्स produced and sold at which the country net income is zero। एक नंबर ऑफ यूनिट वहां पे मतलब सेल की जा रही है जहां पे कंपनी की नेट इनकम और नेट कॉस्ट से जीरो आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे? ये भी क्वेश्चन था, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। जहां पे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है कंपनी को, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ओके, कि कॉस्ट पे वो सेल कर रही है। The Japanese term for an organization's commitment to continuous improvement। जापानीज फर्म की एक काफी फेमस टर्म है जिसके अंदर वो क्या कमिट करते हैं, इंप्रूवमेंट के ऊपर इंप्रूवमेंट करेंगे, मतलब लगातार इंप्रूवमेंट करेंगे। तो ये भी लड्डू क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंटली आपने ये रीड आउट किया होगा और मैंने अपनी सीरीज में भी करवा रखा है। तो इसमें क्या कहते हैं, काइजन बोलते हैं इसको। ठीक है, इस टर्म को जापानीज कंपनीज क्या बोलती हैं, काइजन, मतलब यहाँ इंडस्ट्री में काइजन बोला जाता है इसको। द मिस्टेक ऑफ पेइंग more attention to the specific products a company offer than to benefit and experience produced by these product। एक ऐसी मिस्टेक करना किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, जो केवल ध्यान दे रहा है केवल किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, ना कि कस्टमर पे। तो उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं इसको। ठीक है, जब एक कंपनी है, एक फर्म है, वो केवल प्रोडक्ट पे ध्यान देती है, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है, तो उसको मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं। A currency that plays central role in the foreign exchange market, एक ऐसी करेंसी जो पे करती है सेंट्रल रोल, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसको क्या कहते हैं, ब्लैक व्हीकल फॉरेन करेंसी या फिर डोमेस्टिक करेंसी। जैसे हमारे डॉलर है, उसको क्या कहते हैं, व्हीकल करेंसी बोला जाता है, क्योंकि जो भी एक्सचेंज होता है तो उसको डॉलर के रेट में एक्सचेंज करते हैं, तो क्या होती है, हमारी व्हीकल करेंसी होती है। 105, those needs that are satisfied externally such as psychological and safety needs are। जो हमारे हिरार्की थ्योरी थी मास्लो की, उसके अंदर जो हमारी इसमें पूछा गया साइकोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स आती थी फर्स्ट पे, फिर आती थी आपकी कौन सी, सेफ्टी नीड्स, और ऊपर जो आती थी वो आपकी यहाँ पे एस्टीम नीड और यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये नीड्स आती है। तो ये जो हमारी होती हैं, ये कौन सी होती है, लोअर ऑर्डर की नीड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू हिरार्की थ्योरी, मास्लो हिरार्की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 106, द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड इज। एक ऐसा टैक्स रेट, मतलब रिलेशनशिप किसके बीच में, टैक्स रेट के बीच में, टैक्स रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं लाफर वर्क। और माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है और आप लोगों ने आई होप किया ही होगा, तो मेरी सीरीज में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, इसको लाफर बहुत अच्छे समझाया हुआ है और कैसे ड्रॉ की जाती है लाफर कर्व।
Now question 107, retailer that buys at less than regular wholesale prices and sell at the less than retail is. एक ऐसा रिटेलर जो रेगुलरली होलसेल के प्राइस से भी कम में बाय करता है और सेल करता है देन रिटेल प्राइस, उसको क्या कहते हैं? ऑफ प्राइस रिटेलर. ओके, उसको बोलते हैं ऑफ प्राइस रिटेलर. 108, the tendency of people to associate two events when in reality there is no connection between them is known as. ऐसी टेंडेंसी पीपल की जो क्या करते हैं, टू इवेंट्स को ऐसे रिलेट करते हैं जो उनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता. जैसे कि एग्जांपल, मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ था एचटेट का, उसमें आपको ऐसा था, अगर मैं ये कई बार ऐसे सोचते हैं हम पर्टिकुलरली, अगर मैं ये पेन लेकर जाऊंगा तो मेरा पेपर अच्छा होगा, या फिर मैं ये पर्टिकुलरली सूट पहन के जाऊंगी, हो सकता है ये मेरे लिए बहुत लकी है तो मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा. या कुछ लोग मंदिर जाते हैं, तो कहते हैं उन दो सिचुएशन में आपस में कोई रिलेशन नहीं होती है, लोग अपने आप उनके बीच में रिलेशन बना लेते हैं उन इवेंट्स के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं? इल्यूजरी कोरिलेशन, मीन्स भ्रमपूर्ण सह संबंध. Okay, now the next question is 109, a financial protection, hold on, a financial protection plan for executives in case they are served from the organization. Financial protection plan दिया जा रहा है एग्जीक्यूटिव्स को, किस केस में? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे गोल्डन पैराशूट, क्योंकि इसमें एम्प्लॉइज को फायदा हो रहा है. ओके, 110, एडजस्टिंग प्राइसेस continually to meet the characteristics and need of individual customer and situation is. आप एडजस्ट कर, एक कंपनी है, एक फर्म है, क्या कर रही? एडजस्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, किसके अकॉर्डिंग? उसके कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग और साथ में सिचुएशन के अकॉर्डिंग. तो चीज चेंज हो रही है, एक बार एक प्राइस तो एक बार फिक्स कर दिया जाए तो फिक्स प्राइस हो जाता है, लेकिन उसको बार बार चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं डायनामिक प्राइसिंग, क्योंकि वो चेंज कर रही है कंपनी अपने. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग 5 फैक्टर. इनमें से बिग 5 फैक्टर कौन कौन से नहीं है? तो ये बिग 5 फैक्टर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन अधूरा है, तो इसमें होना चाहिए तो पर्सनैलिटी के जो 5 बिग फैक्टर है वो कौन कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट के माने जाते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो देखिए इसके अंदर 5 दिए थे. एक तो इसको ओशन के नाम से भी जाना जाता है, OCEAN, इस नाम से भी जाना जाता है इस मॉडल को. ठीक है, इसमें 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे. एक तो था आपका एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, सेल्फ मॉनिटरिंग इसमें नहीं था, और एक था आपका ओपननेस, इसे ओ से ओपननेस था आपका. ओके, एग्रीबलनेस, एक्सट्रावर्जन, और एक था कॉन्शियसनेस, और दूसरा था लास्ट वन था न्यूरोटिज्म. ओके, तो इस तरह से 5 थे, ये 1980 में दिए गए थे 5 पर्सनैलिटी के ट्रेट्स. ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. 112, ये भी मैंने पहले करवाया हुआ है, काफी बार करवाया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कोई लंबी चौड़ी नहीं थी ये तो. ओके, 112, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू. जब हम डिफरेंस करते हैं किसके अंदर, GNP और NNP के अंदर, तो उनका डिफरेंस क्या माना जाता है? तो क्या उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का. ओके, 113, the enhancing jobs by giving employees more opportunity to plan and control their work. आप enhance कर रहे हो जॉब, एम्प्लॉइज की जॉब को enhance कर रहे हो, कैसे? उनको more opportunities देकर और उनके वर्क को कंट्रोल करके, तो उसको क्या कहते हैं? जॉब एनरिचमेंट, मीन्स उनके वर्क को थोड़ा और बढ़ा रहे हो, तो उसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट, कार्य समृद्धि. ओके, 114, a citizen of one country working in another country. एक जैसे इंडिया का कोई भी सिटीजन है किसी अदर कंट्री में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कहीं भी काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एक्सपैट्रिएट. मीन्स पैट्रिएट तो होते देशभक्त, और जो दूसरे देश में जाके काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपैट्रिएट.
ओके आप लोग बहुत सारे से जानकार होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो दूसरे कंट्री में चले गए होंगे काम के लिए। मेरे तो बहुत हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे और दूसरे देश में चले गए हैं। ओके, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेब्ट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे पता चल रहा है की पॉइंट क्या निकल रहा है, अनसिक्योर्ड भी है, शॉर्ट टर्म भी है और सिंगल पेमेंट मैच्योरिटी है। तो उसका ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो जो कमर्शियल पेपर है ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आते हैं और ये शॉर्ट टर्म होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं और इनकी सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी, मतलब एक बार में लमसम जो भी इनकी अमाउंट होती है एक बार में पे कर दी जाती है। तो कौन से होते हैं? ये कमर्शियल पेपर होते हैं। 116, a business buying situation in which the buyer wants to modify product specifications, prices, टर्म और सप्लायर। एक ऐसा बिजनेस है जो अपनी बाइंग सिचुएशन उसको चेंज कर लेता है और मॉडिफाई कर लेता है, मतलब प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन जो रॉ मटेरियल था उनको चेंजेस कर लेता है उसके अंदर, अपने सप्लायर के अंदर चेंज कर लेता है, प्राइसेस के अंदर भी चेंज कर सकता है, टर्म्स में चेंज कर सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? मॉडिफाइड रीबाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। People shift from spending across food, housing, transportation, healthcare and other goods and services categories as family income rises. The law known as people अपनी स्पेंडिंग को शिफ्ट कर लेते हैं, जितनी भी जो भी उनकी हाउस होल्ड में जो भी होते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह, जैसे उनकी इनकम राइज होती है और ये नेचुरल चीज है। तो इसको क्या कहते हैं? एंगेल नियम बोला जाता है कि जैसे इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो आपकी स्पेंडिंग भी चेंज हो जाती है ना। पहले आप पैसे कम खर्च करते थे, ठीक है, आपकी जरूरतें कम थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, इनकम अराइज हुई तो आपकी स्पेंडिंग भी चेंज हो गई क्योंकि आपके हाथ में पैसे आ गए। तो उसको बोलते हैं एंगेल नियम है ये। 118, स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल। आप स्टॉक कर रहे हो प्रोडक्ट्स को जितना, मतलब आप पॉसिबल जितना हो सकता है उससे ज्यादा आउटलेट्स के अंदर, जितनी कोशिश है मतलब आउटलेट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को फिल करवा रहे हैं, स्टॉक करवा रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपने एक बहुत सारा आपने प्रोड्यूस कर लिया और अदर जो स्टॉक्स हैं, अपने स्टॉक्स हैं उनको आउटलेट्स में सेंड कर दिया, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। 119, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो ऐसी कौन सी स्टेज होती हैं जिसके अंदर आपकी सेल क्लाइंब करती है क्विकली? तो ऑब्वियस सी बात है ये जो स्टेज है यही आती है जो आप क्विकली क्या होती है? क्लाइंब करती है, ऊपर चढ़ती है। तो उसको क्या कहते हैं? आपकी ग्रोथ स्टेज। ओके, ग्रोथ स्टेज, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट पैसा लगा दिया, यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस फैल गई तो एकदम से आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है, उसको ग्रोथ स्टेज बोलते हैं। 120, ये भी लड्डू क्वेश्चन था, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। जब आपका हाइपोथेसिस था वो ट्रू था और आपने रिजेक्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। ओके, 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है? इनको रीड आउट करेंगे तो ऊपर की जो 3 है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 4th है इसमें कह रहा है उसका जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। मोनोपोली का मतलब है कि वो सिंगल यहाँ पे मार्केटर होता है, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो वो मोनोपोली का क्या है? अजम्पशन रॉन्ग है। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। 122, the third stage of group development characterized by close relationship and cohesiveness is known as। जो हम ग्रुप डेवलपमेंट करते हैं उसकी जो थर्ड स्टेज है वो कौन सी होती है, ये पूछा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लोगों को पता है इसमें कौन कौन सी थी स्टेजेस, हमने को पता है कि फॉर्मिंग थी। फॉर्मिंग ये हमने पहले भी किया हुआ है, सीरीज आपने देखनी है। पहले फॉर्मिंग आता है ग्रुप डेवलपमेंट में, फिर स्टोर्मिंग आता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है नॉर्मिंग, ओके, एंड 4th आती है परफॉर्मिंग, फिर वो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग, एंड द लास्ट वन इज एडजर्निंग। ओके, तो हमें फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग एंड लास्ट होती है 5th एडजर्निंग। तो हमारी जो थर्ड स्टेज होती है वो कौन सी होती है? नॉर्मिंग होती है। राइट ऑप्शन इज 4th।
123, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, जो मैक्सिमम एप्लीकेशन जो इश्यू करते हैं तो एप्लीकेशन मनी कितनी मंगवाई जा सकती है, तो वो थी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। 124, द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रिसेशन इज, रिसेशन भी एक कॉम्बिनेशन ऐसी सिचुएशन में जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी है, मतलब महंगाई भी है और रिसेशन भी है, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी। ओके। क्वेश्चन नंबर 125, इन अ मल्टीपल चॉइस क्विज ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑल्टरनेटिव, आउट ऑफ देम ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो आपके पास 5 ऑल्टरनेटिव है, उनमें से एक करेक्ट है। 1C5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 10 क्वेश्चन, आपको 6 की प्रोबेबिलिटी निकालती है आउट ऑफ 6 क्वेश्चन कि भाई 10 जो क्वेश्चन थे उसमें से 6 कितने करेक्ट होंगे, तो ये फैक्टोरियल मेथड से निकालेंगे, तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 126, इन FS&D क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, F स्टैंड फॉर, FS&D क्या है, ये भी एक आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है जिसके अंदर F होता है फास्ट मूविंग, S मीन्स स्लो मूविंग और N मीन्स नॉन मूविंग, जो भी आपका मटेरियल होता है वो। ओके, तो FSN से जो कंपनीज होती हैं अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करती हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जो फास्ट होंगी, फास्ट मूविंग आपकी इन्वेंट्रीज होंगी वो जल्दी से कंज्यूम हो जाएंगी और उनको जल्दी से ऑर्डर किया जाएगा। ओके, राइट ऑप्शन क्या रहेगा, F मीन्स फास्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127, a promise to pay by the accepting party at some future date, प्रोमिस की जाती है कि पे करेगा वो, एक्सेप्टिंग पार्टी पे करेगी किसी फ्यूचर डेट के ऊपर, तो प्रोमिस को क्या बोलते हैं, टाइम ड्राफ्ट। उन्होंने ऑलरेडी टाइम ड्राफ्ट बना लिया कि फ्यूचर में जो भी डेट होगी उसके ऊपर वो पे कर देगा, वो प्रोमिस करता है, सो दैट राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। 128, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोलवेंसी, तो इनमें से लॉन्ग टर्म सोलवेंसी कौन सी है, तो वो है हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, हमारा इक्विटी रेशियो बोल सकते हैं या फिर हम नेटवर्थ रेशियो भी बोलते हैं। इक्विटी रेशियो हमारा क्या होता है, इसमें होता है शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स की इक्विटी अपॉन टोटल एसेट इनटू में 100, ऐसे करके निकालते हैं। इससे क्या ये इंडिकेट करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, या फिर कह सकते हैं इवेल्युएट करती है साउंडनेस को द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि एक कंपनी ने जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है वो कितना साउंड है। नेक्स्ट पे चलते हैं 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिए थे 14, इनमें से कौन सा एक नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क दिया था, डिसिप्लिन दिया था, यूनिटी ऑफ कंट्रोल नहीं कमांड दिया था, तो रॉन्ग आपका यही होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। राइट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 130, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल द एक्सेप्टेड डेबिट्स, अगर मान लीजिए कोई बिल है रिटायर हो गया, रिटायर मीन्स हो सकता है उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले ही जो ड्रॉई था, जो ड्रॉई होता है उसने पहले ही उसकी पेमेंट कर दी। पेमेंट वो कैसे कर सकता है, या तो उसके पास पेमेंट मतलब पैसे होंगे सरप्लस में, या फिर इन केस जो ड्रोवर होता है उसको कहता है कि भाई मुझे पेमेंट की जरूरत है, पहले दे दीजिए, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, कैश डिस्काउंट, तो उस केस के अंदर रिटायरमेंट हो जाता है अगर वो पे कर देता है ड्रॉई। सो दैट तो कह रहा है जो एक्सेप्टर है मीन्स जो ड्रॉई है, ड्रॉई अब किसको डेबिट करेगा, तो उस केस में जो ड्रॉई है तो हम क्या करेंगे, बिल पेबल, उसका बिल पेबल है वो क्या होगा, डेबिट होगा क्योंकि उसने पे कर दिया। अकाउंट, अगर उसने रिबेट दिया है तो उसके क्या करेंगे, टू रिबेट, अगर उसको रिबेट मिला है, सॉरी, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट, और टू कैश बैंक, क्योंकि उसे बैंक से पैसे निकल गए या उसने कैश दे दी अकाउंट। और अगर ड्रोवर के केस की बात करें, ड्रोवर के केस में क्या होगा, उसने उसका बैंक या फिर कैश है वो इंक्रीज हो गया तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू करेंगे, अगर उसने टू करेंगे बैंक रिसीवेबल अकाउंट। ओके, सो दैट राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल पेबल। ड्रॉई के केस में जो हमारा ड्रॉई था एक्सेप्टर था उसने बिल पेबल को क्या करेगा, डेबिट करेगा क्योंकि उसने पेमेंट की है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 131, अ बजट इज
An estimate of the future need arranged according to an orderly basis covering some all of the activities of an enterprise for a definite period of time. Who has given this definition? तो ये आपका लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है. ये डेफिनेशन किसने दी थी? जॉर्ज आर टेरी ने दी थी. 132 वेजेस रेट दे रखे हैं आपको 30 पर आवर. स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 6 आवर्स एंड एक्चुअल टाइम टेकन 4 आवर्स. असर्टेन टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस अर्न अंडर रोवन प्लान. जो रोवन प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है. तो वेजेस रेट कितने दे रखे? 30 दे रखे हैं. स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 6 और एक्चुअल टाइम उस एम्प्लॉय ने लिए 4 या उस वर्कर ने. तो हम कैसे निकालते हैं इसको? तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेज रेट निकालने के लिए नॉर्मल वेज इनटू में बोनस करेंगे, क्योंकि यहाँ बोनस मिलेगा. उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम लिया. स्टैंडर्ड टाइम था 6 आवर्स, उसने लिए 4 आवर्स. तो हम इसमें नॉर्मल वेजेस तो है कौन से? 30 इंटू जो उसने लिए 4, 30 इंटू 4 जो नॉर्मल वेजेस है, प्लस में बोनस करेंगे. अब बोनस हमने निकालना है. एक्चुअली यहाँ पे बोनस का पूरा खेल है. तो बोनस निकालना कैसे होगा? इसमें बोनस कैसे निकालेंगे? देखिए 4 इंटू 30 तो नॉर्मल वेजेस है इसके, वो तो इसको मिलेंगे. साथ में उसको वेजेस मिलेगा. वेजेस के लिए हम क्या करेंगे? उसने टोटल टाइम टेकन कितना लिया? 4 आवर्स इंटू में उसका जो टाइम सेव कितना किया? 2 आवर्स का उसने. ओके, अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम उसका कितना था? 6 इंटू में कर देंगे आवर्स रेट जो है 30. ओके, जब प्लस में होगा ये, सॉरी इंटू में होगा, ठीक है. तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आया? 5 आया. अब हम यहां से देखते हैं तो ये कितना आ गया? 40 आ गया यहां से. ठीक है, तो देखिए ये तो बन गया आपका 120 प्लस 40 कितना बना? 160. राइट ऑप्शन इज सेकंड. आपको पता होना चाहिए. देखिए रोवन प्लान निकालने का फॉर्मूला यही होता है आपका, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस. ठीक है, और ये यहां से बोनस निकाला आपने. बोनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस यहां से हो गए और बोनस यहां से निकला, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका राइट ऑप्शन इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 133. A performance assessment in which co-worker provide input into employees performance. ऐसी परफॉर्मेंस असेसमेंट जिसके अंदर जो उसके co-workers होते हैं वो भी क्या करते हैं? अपने रिमार्क्स देते हैं या फिर उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट के अंदर हेल्प करते हैं. उसके बारे में जो भी उनकी राय होती है वो बताते हैं कि उनके जो कलीग था उसने कैसा परफॉर्म किया. तो उसको बोलते हैं पीयर इवेल्युएशन. ओके, सभी की राय ली जाती है उसके आसपास जो काम करते हैं. अब है which of the following error will cause the trial balance to be out of the order. मीन्स इनमें से कब ये जो केसेस है इनमें से कब जो ट्रायल बैलेंस है एग्री नहीं करेगा. तो इसमें कह रहा जो 550 थी सेल रिटर्न आई थी उसको परचेज रिटर्न में डाल दिया तो डेफिनेटली एग्री नहीं करेगा. द क्रेडिट साइड ऑफ संतोष अकाउंट ओवरकास्ट कर दी 100 से, तो यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा क्योंकि इसने ओवरकास्ट कर दी 100 रुपीज. सेल बुक इज अंडरकास्ट 50 रुपीज, सेल बुक को अंडरकास्ट कर दिया गया 50, यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा. तो ये सभी क्या है? हमारे ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं करेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर जाएंगे. सो दैट राइट ऑप्शन इज फोर्थ. अब करते 135. हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ वर्ड गैंगपुर. जो हमारा गैंगपुर है इससे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? तो इसके लिए आपको वो आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए. मतलब कैसे? ये भी फैक्टोरियल मेथड से है डायरेक्ट. तो ऐसे केस में क्या करते हैं? हमें पता है जी और जी 2 टाइम्स है, तो जो जितनी फ्रीक्वेंसी उनको लिख लेंगे. जी हमारे पास है 2 टाइम्स. आप लोगों ने 11th 12th में ये क्वेश्चंस किए होंगे, तो मुझे तो 11th 12th की याद है. ए हमारे पास है एक बार और एन है हमारे पास 1, पी है हमारे पास एक बार और यू भी 1 टाइम है एंड आर भी 1 टाइम है. तो ये 1 टाइम काफी बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि हमें ज्यादा सॉरी जो ए है वो 2 टाइम्स है. ठीक है, तो अब इसको हमारे पास टोटल कितने आए? 2 2 4 5 6 7 8, मतलब टोटल अरेंजमेंट टोटल लेटर हमारे पास 8 है. ठीक है, 8 में से 8 ऊपर लिखेंगे हम फैक्टोरियल अपॉन, अब ये जो 2 टाइम्स आए हैं इनको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, मतलब इनटू है यहाँ पे. ठीक है, ओके. तब इसको सोल्व करेंगे तो 8 का फैक्टर कैसे बनेगा? 8 का फैक्टर बनेगा 8 7 6 5 एंड 4 3 2.
1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे इनको भी इनको फैक्टर्स में तोड़ेंगे, 2 into 1, सेकेंड का बनेगा 2 into 1। तो जब हम इसको देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 4 पे चला गया, तो ये जो इनको कैलकुलेट करेंगे 8 7 6 5, इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन होगा 10080। ठीक है, राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नाउ 136, बड़ा क्वेश्चन है ये। आपको इसमें अर्निंग यील्ड मेथड से आपको क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए जो हम अर्निंग यील्ड निकालते कैसे निकालते, अर्निंग पर शेयर अपॉन जो स्टॉक का प्राइस होता है उससे। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल एक्चुअली होता है पी रेशियो का। तो राइट ऑप्शन इसका, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका 1.25%। क्वेश्चन नंबर 137, अ माइनर मिसरिप्रेजेंटिंग दैट, एक माइनर था उसने मिसरिप्रेजेंट किया कि वो क्या है, मेजर है, और एंटर हो गया वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अब क्या होगा, लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो लाइबल रहेगा, नोट लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ये नोट लाइबल रहेगा। अब लाइबल नहीं है क्योंकि वो माइनर उसे मिसरिप्रेजेंट किया, नोट लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग errors using past routine and present policies is, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, अपनी एरर से सीखती है, और जो जितने भी उन्होंने पास्ट रूटीन में एरर्स की उनसे सीखती है, और प्रेजेंट में जो पॉलिसीज बना रही है उनको ध्यान में रखती हूँ एरर से जो भी उन्होंने की थी पास्ट के अंदर। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सिंगल लूप लर्निंग। मीन्स वो छोटी छोटी गलती है कि उनसे भी सीख रहे हैं और अपनी जो प्रेजेंट में पॉलिसीज बना रहे हैं उनको ध्यान में रखकर बना रहे हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन इज सेकेंड, मीन्स कोई भी लूप नहीं रहेगा फ्यूचर के अंदर। 139, the step in the selling process in which the sale person identifies qualified potential customer, ऐसा स्टेप सेलिंग का, ऐसा सेलिंग प्रोसेस में ऐसा स्टेप जिसके अंदर आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं पोटेंशियल कस्टमर, उसको क्या कहते हैं, मीन्स जो हमारे प्रेजेंट में जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं वो तो है ही, साथ में जो हमारे जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जिनको हम अपने कस्टमर में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। जो हमारे अभी कस्टमर नहीं है लेकिन हमारे संभावित कस्टमर हैं तो उनको कहेंगे प्रोस्पेक्टिक्स, उसके ऊपर हम काम करते हैं। 140, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालना है आपको, डाटा दे रखा है 10 15 20 एंड 25। तो जो हमारा हार्मोनिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, H इक्वल टू N अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस इस तरह से जाते हुए 1/AN तक। ओके, इसको डायरेक्ट निकालते हैं, कितने हमारे पास ये 4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 प्लस 125। इसको जब हम निकालेंगे तो 4 तो आपके ऊपर है ही, इसका एलसीएम लेंगे हम, 300 इसका एलसीएम आएगा। इसको करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12, सो दैट हमारा क्या रहेगा 4/77/300। ओके, अब हम इसको 4 into 300 4/300/77 करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 15.38। राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 15.58 आएगा, सॉरी, राइट ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड। नाउ ये भी आपका फैक्टोरियल मेथड है, एचटेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फैक्टोरियल मेथड कर लेना चाहिए। ये भी फैक्टोरियल मेथड्स हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 12 कप्स बी पुट इन द 3 ट्रेज, 12 कप है 3 ट्रेज में रखने हैं, 1 2 3 ट्रेज हैं, इनके अंदर 12 कप रखने हैं। तो हमें पता चल गया 4 4 एक में और इक्वल नंबर में होने चाहिए। तो एक ट्रे में कितने रखे जाएंगे, 4 4 रखे जाएंगे। तो कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है, वो है राइट ऑप्शन 5775। क्वेश्चन नंबर 42, होल्ड ऑन, the firm that serves small segment that the other firm is an industry overlook or ignore, एक ऐसी फर्म जो स्मॉल सेगमेंट को सर्व करती है
और उस सेगमेंट को जिसको इंडस्ट्री ओवरलुक कर देती है, इग्नोर कर देती है, मतलब छोटे को, तो उसको बोलते हैं, जो छोटे से छोटा जो होता है पार्ट होता है, सेगमेंट, मार्केट का सेगमेंट करते हैं और उसमें सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं निशर मार्केट। ठीक है, निश मार्केट भी बोल देते हैं, ये निश मार्केट होता है और उसको सर्व करने वाला निशर होता है। ओके, 143 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय, जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है काउंसिल, उसको हेड कौन होता है? उसका होता है द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर होता है उस कंज्यूमर अफेयर्स का, वो होता है, उसका इंचार्ज होता है। ओके, 144 A and B are sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C a new partner with the 1/5 share in the profit which he gets equally from A and B. Calculate the new profit sharing ratio. लंबा क्वेश्चन है, इसके अंदर इसका हमें पता चल गया C का पार्ट है 1/5 है, तो बचा कितना 4/5। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A और B में। अब यहाँ पे आ गया आपका, इससे निकलेगा 4/5 से इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका न्यू रेशियो निकलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड में से न्यू को कम कर देंगे, तो आपका क्या राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सेकंड। न्यू में से ओल्ड को कम करेंगे, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। 145 द कॉन्टिजेंसी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन फॉलोवर रेडीनेस। कॉन्टिजेंसी थ्योरी ने हमने कहा था कि जो हमारी कॉन्टिजेंसी थ्योरी है वो किस पर फोकस करती है कि जो उसके फॉलोवर हैं वो रेडी है या नहीं है। तो ये कौन सी थ्योरी है? ये सिचुएशन थ्योरी आती है आपकी, इसको सिचुएशन थ्योरी में कॉन्टिजेंसी थ्योरी बोला जाता है, दोनों का सेम नाम है वैसे तो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द यूजेस ऑफ फंड्स। इनमें से कौन सा है जिसमें इंक्लूडेड ऑफ फंड इंक्लूड नहीं है? तो कौन सा है? परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट अगेंस्ट शेयर, इसने अपने फंड को यूज नहीं किया। ये भी मैंने करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन आप सीरीज में ओल्ड पेपर देखेंगे, सेम क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें टेबल बनाना पड़ेगा आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, इसके मटेरियल के अंदर और प्राइस के अंदर। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स 147 का राइट ऑप्शन रहेगा, इसका राइट ऑप्शन है सेकंड। इसके अंदर आपको तीन चीजें निकालनी पड़ेगी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसके तीन फॉर्मूलाज थे, मैंने बहुत अच्छे से कराया था ये, अगर आपने सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। इसमें अलग अलग फॉर्मूला लगेगा और लंबा क्वेश्चन है। तो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ द डिसीजन मेकिंग। क्वालिटेटिव टेक्निक कौन सी है? देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक और कॉन्शियस मैपिंग, ये सब आपके क्वालिटेटिव आते हैं। क्वांटिटेटिव में जिसमें आप मतलब कैलकुलेशन करके पूरा क्वांटिटेटिव निकालते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं डिसीजन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द एसोसिएशन क्लोज ऑफ पब्लिक कंपनी। एक एसोसिएशन क्लोज होता है जिसमें पब्लिक कंपनी साइन करती है, कितने पर्सन उसमें साइन करते हैं? 7। 150 द पीवी रेशियो ऑफ द फर्म इज 50 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट बीपी निकालना है आपको, नेट प्रॉफिट निकालना है और आपको सेल वॉल्यूम दे रखा है 5 लाख का। तो देखो, आपको पीवी रेशियो दे रखा है 50 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40। तो यहां से हमें पता चल रहा है सेल का अगर हम 40% निकाल देते तो देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने जितना बीपी था उसके ऊपर जितना आपने अर्न किया वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो हम यहाँ से बीपी निकाल सकते हैं। बीपी कैसे निकालेंगे? पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी था आपका 40, किसके ऊपर? 40% था किसका? 5 लाख का। तो ये कितना आया आपका? 2 लाख आ गया यहाँ पे। मस्ट 2 लाख आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये अपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और टोटल एक्चुअली सेल हुई है 5 लाख की। तो मीन्स 5 लाख में से अगर हम 2 लाख डिडक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख वो है जो आपका बीपी है, ठीक है। मतलब 2 लाख आपने प्रॉफिट कमाया, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी, और बीपी आपका आ गया 3 लाख। तो राइट ऑप्शन देखो यहाँ पे 3 लाख यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। राइट ऑप्शन इज 4th। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। गुड लक। गुड बाय।